एक लम्हे में एक जवान जिंदगी छीन ली जाती है और उसके पीछे सिर्फ यादें और टूटे हुए दिल रह जाते हैं। जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो महज एक अलमिया या खुशी के लिए ज़ाया होना नहीं है। ये मोहब्बत, हसद, मनशियात और गद्दारी की एक दिल दहला देने वाली कहानी है। ये कहानी है कैली की, एक 19 साला नौजवान लड़की जो अपने कॉलेज की चीयर लीडर है। वो पुरकशिश, बाएतमाद और हर किसी के तवज्जो का मरकज़ है। कैली की ज़िंदगी में मार्क का एक ख़ास मुकाम है। मार्क इसका बॉयफ्रेंड है। मार्क भी कैली से बेहद मोहब्बत करता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश नज़र आते हैं। एक दिन एक नाकाबिले फरामोश वाक़या पेश आता है। कैली और मार्क ने एक मशहूर म्यूज़िकल फेस्टिवल में जाने का फ़ैसला किया। ये फेस्टिवल उनके लिए एक मौका था कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से दूर मुकम्मल तौर पर आज़ाद और खुशी के लम्हात में खो जाएं। अंदर जाने से पहले वो दोनों कुछ ड्रग्स लेते हैं, शायद ये सोचकर कि ये ड्रग्स उनके तजर्बे को मज़ीद शानदार बना देंगी। जब म्यूज़िक शुरू होता है तो फ़िज़ा में एक जादुई कैफियत पैदा हो जाती है। कैली और मार्क इस म्यूज़िक की गहराई में खो जाते हैं। वो बेसाख्ता डांस करने लगते हैं। उनकी हरकत और मुस्कुराहटें उनकी खुशी की गवाही दे रही थीं। हर लम्हा खूबसूरत और दिलकश लग रहा था, जैसे दुनिया की तमाम खुशियाँ उनके कदमों में हों। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता है कहानी का रुख बदल जाता है। हजूम में कैली अचानक अपने साबिक बॉयफ्रेंड से टकराती है। ये मुलाकात गैर मुतवक्की थी, लेकिन कैली ना सिर्फ उससे बातचीत शुरू कर देती है बल्कि उसको स्माइल भी पास करती है। मार्क ये सारा मंजर देख रहा था और अंदर ही अंदर गुस्से की एक लहर उसको जकड़ रही थी। वो कैली के साथ अपने जज्बात और रिश्ते को चैलेंज होते देख रहा था और उसका दिल बेचैनी और हसद से भर चुका था। कैली के अंदाज से मार्क को महसूस होता है कि वो अब भी अपने साबिक बॉयफ्रेंड में दिलचस्पी रखती है। जब कैली अपने जज्बात का एतराफ़ करते हुए कहती है कि मुझे लगता है मैं अब भी इसके लिए जज्बात रखती हूँ, मार्क का गुस्सा बेकाबू हो जाता है। मार्क अपने गुस्से की वजह से कैली के साथ सख्ती से पेश आता है और वो उसको उस शख्स से दूर रखने की कोशिश करता है। वो उसे ज़बरदस्ती खींचता है और उसी वक्त इन दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है। ये झगड़ा उनकी पहली लड़ाई नहीं थी, लेकिन इस बार का तनाज़ा बहुत ज़्यादा शदीद और ख़तरनाक था। मार्क का गुस्सा और कैली की बेबाकी दोनों ही इस सूरत हाल को बदतर बना देते हैं। ये लम्हा ना सिर्फ उनकी मोहब्बत के लिए एक आजमाइश था, बल्कि उनके रिश्ते की बुनियाद को हिला देने के लिए भी काफ़ी था। ये रात सिर्फ म्यूज़िकल फेस्टिवल की रात नहीं थी, ये एक ऐसे मोड़ की शुरुआत थी जो इन दोनों की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। वो दोनों फेस्टिवल से गुस्से और उलझन के आलम में निकल जाते हैं। जज्बात की शिद्दत और तनाज़े की तलखी ने उनके दरमियान खामोशी के किसी अमकान को भी ख़त्म कर दिया था। मर्सिडीज़, जो मार्क की शानदार और कीमती गाड़ी थी, इस लम्हे एक पुरसकून जगह की बजाय मैदान जंग बन चुकी थी। गाड़ी में बैठे दोनों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला गूंज रहा था। इनके गुस्से और मायूसी का एक अजीब इम्तजाज हर लम्हे बढ़ता जा रहा था और ये वादे था कि ये रात इन दोनों की ज़िंदगी को बदल के रख देगी। इस सूरत हाल के कुछ घंटों बाद मर्सिडीज़ एक अस्पताल की इमरजेंसी के सामने जाकर रुकती है। मार्क के चेहरे पर परेशानी और घबराहट साफ नजर आ रही थी। वो अपनी गाड़ी की लाइट्स बार बार ऑन ऑफ करता है और फिर मुसलसल हॉर्न बजाता रहता है, जैसे हर लम्हा जिंदगी और मौत के दरमियान पुल बना हुआ हो। इसके हॉर्न की आवाज़ पर पैरामेडिक फौरी तौर पर बाहर आती है। मार्क तकरीबन चीखते हुए कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड सांस नहीं ले रही, मुझे फ़ौरन मदद की ज़रूरत है। उसकी आवाज़ में घबराहट और बेबसी का इम्तजाज था और ये सब कुछ किसी हंगामी सूरत हाल की तरफ इशारा कर रहा था। पैरामेडिक्स ने फौरी तौर पर गाड़ी की तरफ भाग के पिछला दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। कैली पिछली सीट पर बेजान लेटी हुई थी। उसके जिस्म पर बहुत कम कपड़े थे और उसका जिस्म जख्मों से चूर था। हर जख्म एक
कहानी बयान कर रहा था, लेकिन सबसे परेशान कुन बात ये थी कि वो सांस लेने में शदीद मुश्किल का सामना कर रही थी। मार्क, जो उस वक्त खौफ और उलझन के आलम में था, फौरन वजाहत देता है कि इसने ज़रूरत से ज़्यादा गोलियां ले ली हैं। मुझे लगा कि ये इसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से है। तो इसकी आवाज़ में बेबसी और खौफ नुमाया था। वो कुछ छुपा रहा था और उसको मालूम था कि इसके नताइज क्या होने वाले हैं। पैरामेडिक ने फ़ौरन सूरत हाल को संभालने की कोशिश की और वो कैली को अस्पताल के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टरों ने फौरी तौर पे उसका इलाज शुरू कर दिया और उसका हर मुमकिन तरीके से इलाज किया ताकि उसकी सांसें बहाल हो सकें। लेकिन बदकिस्मती से बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टर्स ने कैली को ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया। सूरत हाल को भांपते हुए अस्पताल के अमला ने कैली के वालिदैन को हॉस्पिटल बुलवाया और जब डॉक्टर ने उन्हें तमाम सूरत हाल से आगाह किया तो वो बहुत परेशान हुए और उनके लिए ये नाकाबिल यकीन था कि अब उनकी बेटी का किसी भी किस्म का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा और बालाखिर कैली की लाइफ सपोर्ट ख़त्म कर दी गई। तलाब मिलने पर पुलिस भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। पुलिस की आमद से हालात थोड़े से मज़ीद कुशीदा होना शुरू हो जाते हैं। मार्क, जो पहले ही दबाव और खौफ के आलम में था, उसको पुलिस हॉस्पिटल के एक कॉर्नर में ले जाती है और वहाँ पे उसको ले जाके पूछगिछ की जाती है। पुलिस अफसरान की आवाज़ में एक अजीब सी सख्ती और शक की आमेज़श थी। वो मार्क से सवाल करते हैं, ये सब क्या हुआ, हमें हकीकत बताओ। मार्क, जो ज़हनी तौर पे मुंतशिर था और अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, अपनी कहानी बयान करना शुरू करता है। वो हिचकिचाते हुए कहता है, हम दोनों एक फेस्टिवल पर थे। जाने से पहले हमने कुछ ड्रग्स ली और कुछ पिया भी ताकि फेस्टिवल का तजर्बा मज़ीद दिलचस्प हो सके। फिर वो कहता है कि फेस्टिवल के दौरान हमारी लड़ाई हो गई। हम दोनों बहुत गुस्से में थे और ये लड़ाई किसी हद तक बेकाबू हो चुकी थी। इसके बाद हमने फैसला किया कि हमें वहाँ से निकल जाना चाहिए। मार्क की बातों में गम और मायूसी का रंग झलक रहा था। अपनी कहानी के तसलसल को जारी रखते हुए मार्क ने एक अहम इंकशाफ किया। वो बोला, फेस्टिवल छोड़ने के बाद हम एक खाली पार्किंग लॉट में रुके। हमने वहाँ जिनसी ताल्लुक़ कायम किया। इस ताल्लुक़ से कबल कैली ने बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले रखी थी। पुलिस मार्क की कहानी पर यकीन कर लेती है और उसे उस वक्त जाने दिया जाता है क्योंकि पुलिस कैली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार करती है। जब 3 माह बाद कैली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो मालूम होता है कि कैली की मौत का ड्रग्स की ज़्यादा मिकदार से कुछ लेना देना नहीं था, बल्कि उसके सर और चेहरे पर जो चोटें थीं उसकी वजह से उसकी मौत हुई। इसलिए उसकी मौत को कत्ल करार दे दिया जाता है। इस रिपोर्ट की रोशनी में पुलिस फौरी तौर पे मार्क को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि इसके अलावा और कुछ था ही नहीं जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा सकता, और पुलिस मार्क पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का इल्ज़ाम आयद करती है। 2 साल बाद मार्क के केस की अदालती समाअत शुरू होती है और समाअत में ये मामला जो पहले ही अलमनाक और पेचीदा था मज़ीद गंभीर हो जाता है। ये 2 साल ना सिर्फ कैली के वालिदैन बल्कि सभी मुतल्लिका अफराद के लिए एक तवील और कठिन इंतज़ार का इम्तहान था। जैसे ही मुकदमा अदालत में पहुंचता है, हर पहलू को बारीक बीनी से परखा और देखा जाता है। आखिरकार फैसला सादी का लम्हा आता है और जूरी के लोग इसी नतीजे पर पहुंचने के लिए थोड़ा वक्त मांगते हैं। ये थोड़ा वक्त 10 घंटों पे मुहित होता है। 10 घंटों के बाद जूरी वापस आती है और ऐलान करती है कि जूरी किसी एक फैसले पर मुत्तफिक नहीं हो सकी। फिर जज के अल्फाज एक ज़ोरदार धचके की तरह अदालत में मौजूद तमाम लोगों को हिला कर रख देते हैं। वो कहता है कि हालात की रोशनी में मैं मिस ट्रायल का ऐलान करता हूँ। ये खबर कैली के वालिदैन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। उनकी आंखों में मायूसी और दिल में गम की शिद्दत बढ़ गई। वो जानते थे कि मार्क ही उनकी बेटी की मौत का जिम्मेदार है। मिस ट्रायल के हुक्म के बाद जज ने एक नया मुकदमा चलाने का हुक्म दिया और वो सब एक बार फिर इस आजमाइश से गुजरने के लिए मजबूर हो जाते हैं, यानी कैली के वालिदैन। कैली के परेशान हम वालिदैन काफ़ी सालों से दोबारा समाअत का इंतज़ार कर रहे हैं और वो अब इस अज़्म के साथ खड़े थे
कि अगली जूरी को वो सब कुछ दिखाया जाए जो उस रात मार्क की गाड़ी में हुआ था। कैली के वालिदैन ने फैसला किया कि वो इस मुकदमे में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वो जानते थे कि इस बार उन्हें हर चीज़ को इतनी वाज़ेह और ताकत के साथ पेश करना होगा कि कोई भी हकीकत से इनकार ना कर सके। कैली के वालिदैन औसत दर्जे के इंसान नहीं थे, बल्कि उसकी माँ एक साइंसदान थी और उसका सौतेला वालिद नासा में इंजीनियर था। इसलिए उसका वालिद सबसे पहले ये काम करता है कि वो घंटों कैली की पोस्टमार्टम की तस्वीर लेता है और उनको स्टडी करता है और उसकी रिपोर्ट्स का मुताला करता है। और इस दौरान उसे 2 मखसूस जख्म नजर आते हैं, एक छोटा सा दायरा कैली के दाएं कान के ऊपर और एक उसके सर के दूसरी तरफ उसके बाएं कान के ऊपर। ये मेन पॉइंट थे। फिर कैली के वालिदैन इस नतीजे पर पहुंचे कि मार्क ने कैली के सर को कार के दरवाजे पर लगे लॉक बटन के साथ जोर से मारा था। अपने इस नज़रिए को मज़ीद तक़वियत देने के लिए कैली के वालिद ने कैली के सर का 3D मॉडल बनाया। इसके अलावा उन्होंने मार्क की मर्सिडीज़ की भी तलाश शुरू कर दी, जिसको मार्क ने काफ़ी अरसा पहले फ़रोख्त कर दिया था। वो उसकी गाड़ी का खोज लगाने में कामयाब हो जाते हैं और उसको नए मालिक से ख़रीद लेते हैं। तो अब उनके पास वो गाड़ी है जिसमें कत्ल हुआ था। वो उसकी एक फ़िल्म भी बनाते हैं कि कैसे कैली की हलाकत हुई होगी। वो फिल्म में मदद के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव की भी खिदमत हासिल करते हैं। अब वो इस मुकदमे की दूसरी समाअत का बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार होना भी चाहिए था, क्योंकि उनकी बेटी को अभी तक इंसाफ नहीं मिला था। ये कहानी असर अंगेज थी कि वो मुकामी मीडिया की खबरों की भी जीनत बन जाती है, जबकि दूसरी तरफ मार्क को अच्छी तरह मालूम था कि वो हर किसी की नज़र में मुजरिम है। इस दौरान वो सोशल मीडिया पर इस सूरत हाल के बारे में एक वीडियो पोस्ट करता है और अपनी वीडियो में वो कहता है कि 75% लोग सोचते हैं कि मैं मुजरिम हूँ। फिर तंज़ भरे लहजे में वो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है जो उसको मुजरिम समझ रहे थे। फिर तकरीबन 3 साल गुजर जाते हैं और आखिरकार दूसरा ट्रायल शुरू होता है। प्रोसिक्यूटर्स के वकील मुकम्मल तैयारी के साथ अदालत में पेश होते हैं। वो पिछले ट्रायल की नाकामी को मद्देनज़र रखते हुए हर तफसील पर गहरी तवज्जो देते हैं और तमाम शवाहद को मजबूत अंदाज में पेश करते हैं। जब ट्रायल इख्तिताम को पहुंचता है, फैसले का वक्त करीब आ जाता है। ज्यूरी गौर खौज के लिए दोबारा टाइम मांगती है और अदालत में मौजूद हर शख्स अपनी जगह पर बेचैनी से बैठा होता है। पिछली बार जो कुछ हुआ था उसकी याद सबके जहनों में ताज़ा थी और इस बार उम्मीद और खौफ की कैफियत मज़ीद गहरी हो चुकी थी कि नेक्स्ट क्या होगा, डिसीजन क्या होगा। फिर कुछ वक्त के बाद ज्यूरी कमरा अदालत में वापस आती है। तमाम निगाहें उन पर जमी होती हैं। हर दिल तेज़ी से धड़क रहा था। फिर ज्यूरी अपना फैसला सुनाती है कि वो मार्क को कत्ल के इल्ज़ाम से बरी करार देती है। ये सुनकर कैली की माँ और वालिद के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। ऐसा लगता था जैसे उनकी दुनिया एक बार फिर बिखर गई हो। ये लम्हा उनके लिए नाकाबिले बयान था, एक गहरा सदमा था उनके लिए। वो बेसाख्ता सोचने पर मजबूर हो गए कि कभी इंसाफ होगा? क्या हमारी बेटी को जिस शख्स ने दूसरे जहां पहुंचाया था वो कानून के कटहरे में आ सकेगा? लेकिन फिर ज्यूरी एक और ऐलान करती है जो सूरत हाल को थोड़ा तब्दील कर देता है। वो मार्क को एग्रेवेटेड असाल्ट का कसूरवार करार देती है। एग्रेवेटेड असाल्ट का कसूरवार करार देते हुए जज अपना फैसला सुनाता है और फिर मार्क को 20 साल कैद की सज़ा दी जाती है। ये सुनकर कैली के वालिदैन को कुछ सुकून ज़रूर मिला, लेकिन ये सुकून एक मुकम्मल और हकीकी इंसाफ के बगैर अधूरा था।